आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए जो वर्मा गैस पेपर है उससे हम लोग दूसरा टॉपिक करने वाले हैं विज्ञान का प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का। इससे पहले मैंने पहला टॉपिक आपको कवर करवा दिया है यानी प्रकाश का परावर्तन। आज के वीडियो में हम लोग दूसरा टॉपिक कवर करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये प्रकाश का जो अपवर्तन से रिलेटेड जितने भी माइंड में टेंशन है कि आपको समझ में नहीं आता है, किसे कहते हैं, परिभाषा याद नहीं होता है, वो सारे टेंशन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद खत्म हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी खत्म होगा, नहीं तो लाखों वीडियो आप देख लो यूट्यूब पर लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो चलिए इसके उत्तर को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा, इस फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि मान के चलिए ये आपका पहला माध्यम है। माध्यम होता क्या है, एक माध्यम तो हमारा वायु है, ठीक है, याद रखिएगा। पहला माध्यम मेरा वायु है, दूसरा माध्यम क्या है आपका कांच, ठीक है। यानी कोई भी पारदर्शी वस्तु वो दूसरा माध्यम हम लोग मानते हैं। कांच के अलावा भी कोई भी पारदर्शी वस्तु उसको दूसरा माध्यम ले लेना है, ठीक है। पारदर्शी वस्तु आप लोग जानते होंगे कि एक ऐसा वस्तु जिसके आर पार प्रकाश की किरणें प्रवेश हो जाती है, यानी जिसके आर पार हमको दिखाई देता है या फिर उसके आर पार प्रकाश की किरणें चली जाती है, उसी को कहते हैं पारदर्शी। तो मान के चलिए ये एक कांच है, पारदर्शी वस्तु। जब इस पर प्रकाश की किरणें एक माध्यम से आती है, किस माध्यम से, वायु से आती है, ठीक है। तब क्या होता है कि इस किरणें की जो रेखा है वो बदल जाती है, थोड़ा सा मुड़ जाता है। यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार यहाँ पर मुड़ गया है ना। तो यहाँ पर जो ये मुड़ा है इसी घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। यानी अगर ये प्रकाश सीधे इस तरीके से आ रहा होता है और यहाँ से सीधा इधर मुड़ जाता तो समझिए कि ये प्रकाश का परावर्तन हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए ये इसमें प्रवेश करके इधर मुड़ गया है तो इसको कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। याद रखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन जो है वो पारदर्शी माध्यम पर होता है, ना कि अपारदर्शी माध्यम पर। दूसरे क्वेश्चन पर, तो यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे। तो पहला नियम हम लोग देख लेते हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। समझ लेते हैं पहले अच्छे से कि आपतित किरण क्या होता है। यानी जब यहाँ पर किसी भी माध्यम से यानी वायु से प्रकाश की किरणें आती है किसी माध्यम दूसरे माध्यम में यानी पारदर्शी माध्यम में, जैसे ये कांच में आ रही है, तो ये आने वाले किरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण क्या होता है, ये जो यहाँ पर कांच में किरण प्रवेश किया इसी को कहते हैं अपवर्तित किरण, ठीक है। यहाँ पर आपको ये जो नज़र आ रहा है तो ये जो आपतित किरण है ये वाला और अपवर्तित किरण ये वाला, तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब, यानी ये जो वायु है और दूसरा ये कांच, दोनों माध्यम को पृथक मतलब बांटने वाला क्या है आपका अभिलंब। ये जो यहाँ पर रेड कलर का डॉट 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 रेखा नज़र आ रहा है, लाइन नज़र आ रहा है, यही आपका अभिलंब। ये क्या है, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है एक ही तल में होते हैं, यानी यहीं पर होते हैं। ये वाला आपका तल है ये आपका, या फिर इस बिंदु को भी बोल सकते हो, ये एक ही तल में होते हैं। याद रखिएगा। यहाँ भी वही चीज़ है, अगर यहाँ इस हिसाब से देखें यहाँ पर तो ये हो गया आपका आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और यहाँ पर ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में है ना। तो यही है आपका पहला नियम प्रकाश के अपवर्तन। दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। यानी जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण किसे कहते हैं, जैसे ये अभिलंब से आपतित किरणें जो एंगल बनाते हैं, कोण बनाते हैं ये, और यहाँ पर अपवर्तित किरण ये अभिलंब से जो एंगल बनाते हैं ये, दोनों का जो अनुपात है वो एकदम फिक्स रहता है, स्थिर रहता है। अगर ये 40 डिग्री के अनुपात में झुक रहा है तो यहाँ भी ये 40 डिग्री के अनुपात में ही झुकेगा, ठीक है। हो सकता है मान अलग अलग हो लेकिन रेशियो सेम रहता है, याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, अपवर्तन संबंधी स्नेल का नियम लिखे। स्नेल का नियम एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा और इसको तो रट्टा मारना ही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए उत्तर क्या आपका, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, अर्थात ये यहाँ पर साइन आई बटा साइन आर, ये दोनों का जो रेशियो है वो क्या होता है, स्थिरांक होता है, यानी फिक्स होता है। यानी अभी हमने आपको जो बताया दूसरा नियम, इसी नियम को ही कहा जाता है स्नेल का नियम, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो में कुछ भी समझ में आ रहा है आपको हल्का सा भी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करते जाना है। यहाँ पर देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, अपवर्तन का कारण क्या है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। अगर हम दो माध्यम लेते हैं, एक तो वायु है
दूसरा आपका हो जाता है ये कांच, ठीक है। तो अपवर्तन का कारण क्या है वो यहाँ पर ध्यान से समझिए। जैसे वायु से अगर कोई प्रकाश की किरण आती है इस तरीके से, तो होता क्या है, यहाँ पर जो स्पीड यहाँ पर वायु में प्रकाश की किरण का होता है वो स्पीड इस कांच में नहीं होता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर प्रकाश की किरणों में अपवर्तन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था यहाँ पर रीज़न। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अपवर्तनांक की परिभाषा लिखे। तो उत्तर क्या है इसका, किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश की इस माध्यम में चाल का अनुपात होता है। देखिए सिंपल भाषा में समझिए क्या होता है, यानी n से क्या हम लोग लिख सकते हैं, n से लिख सकते हैं अपवर्तनांक, ठीक है, स्मॉल n है। तो यानी अपवर्तनांक होता क्या है, इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात कहने का मतलब है किसी भी चीज़ से, किसी भी पिंड से अगर प्रकाश की किरणें निकल रही है, जैसे सूर्य से भी प्रकाश की किरणें निकलती है, तो शुरुआत में जो प्रकाश की चाल होती है उसी को कहते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो वो जो चाल होता है उसके बाद किसी माध्यम में जब वो किरण प्रवेश करती है, ठीक है, तो वो जो चाल होता है, दोनों के चाल का जो रेशियो होता है, बट्टा होता है, अनुपात होता है, उसी को कहते हैं हम लोग अपवर्तनांक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। बहुत ही सिंपल है, इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश का वेग तथा हीरे में प्रकाश के वेग का अनुपात क्या है, 2.42 है। यानी मान के चलिए यहाँ पर एक हीरा है इस तरीके से, और जब वायु से कोई किरण आ रही है तो हीरे से टकराएगी, तो ये जो चाल है वायु में प्रकाश की किरणें का और इसमें जो चाल है प्रकाश की किरणें का, इन दोनों का ही रेशियो क्या कहलाएगा, 2.42, याद रखिएगा। इसी को कहते हैं हीरे का अपवर्तनांक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस तथा अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस ही क्यों कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो देखिए यहाँ सिंपल भाषा में समझ लीजिए। पहले हम इसको उत्तर पढ़ लेते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन होने के बाद एक बिंदु यानी फोकस पर मिलती है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। अब देखिए आगे क्या है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि लेंस से अपवर्तित होने के बाद प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से फैलती यानी अपसरित होती प्रतीत होती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस को। सिंपल भाषा में समझते हैं यहाँ पर। जैसे ये आपका उत्तल लेंस है, यहाँ पर क्या होता है ध्यान से समझिए, जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जो आती है तो उत्तल लेंस में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद देखिए इस तरीके से यहाँ पर होता है एफ होता है, इस फोकस में क्या होता है, वो प्रकाश की किरणें यहाँ पर एक जगह पर जमा होती है, इसीलिए कहते हैं ये कि ये अपसरित हो रहा है यानी अभिसरित हो रहा है। तो इसीलिए उत्तल लेंस को भी कहते हैं अभिसारी लेंस, याद रखिएगा। जबकि अवतल लेंस में क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है। यानी अगर मान के चलिए यहाँ पर प्रकाश की किरणें आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रवेश करते ही ये इधर इस तरीके से फैल जाता है ना। तो इस तरीके से जो फैलता है इसी को कहते हैं अपसारी हो रहा है। यानी एक ट्रिक अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, अपसरी किसे कहते हैं, अपसरी लड़कियों को कहते हैं। और लड़की क्या कहती है, पापा की परी के जैसा उड़ती है, तो यहाँ पर देखिए उड़ रहा है। तो इसी कारण से समझिए आप इसी ट्रिक को यूज़ कर रहे हैं। किसी को बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पर देखिए ट्रिक है, यहाँ पर ये अपसरी हो रही है यानी अभिसरित नहीं हो रहा है, अभिसरित यहाँ हो रहा है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अपसरी हो रहा है, अपसारित हो रहा है। इसीलिए कहते हैं हम लोग अवतल लेंस को अपसारी लेंस। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लेंस से क्या समझते हैं, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर लिखे। यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, मैंने इस आंसर को पढ़ा है, आपको समझाने का कोई भी ज़रूरत नहीं होगा। देखिए उत्तर क्या है, दो सतहों से घिरा किसी पारदर्शी पदार्थ का एक टुकड़ा जिसका कम से कम एक सतह वक्रित हो लेंस कहलाते हैं, ठीक है। यानी दो सतह से घिरी हुई पारदर्शी पदार्थ, जैसे कि मान के चलिए ये अगर हम उत्तल लेंस को बनाना चाहें तो एक सतह इस तरीके से होता है और दूसरी सतह इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों सतहों को यदि जोड़ दिया जाए तो ये उत्तल लेंस हो गया। अवतल लेंस में होता क्या, इस तरीके से एक सतह होता है ना, और इस तरीके से एक सतह होता है। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो एक लेंस बनता है। तो इसी को यहाँ पर बताया गया उत्तर में। अब यहाँ पर देखिए इसका अंतर क्या है, यानी उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर। तो ये देखिए यहाँ पर 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, इसलिए यहाँ पर 3 अंतर दिए हुए हैं। आप लोग जितना अंतर जानते होंगे याद कर लीजिएगा, आपके लिए बेटर होगा। पहला अंतर क्या है, उत्तल लेंस में यह बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपका उत्तल लेंस होता है। अवतल लेंस किस प्रकार होता है, इस प्रकार से आपका अवतल लेंस होता है। तो देखिए अवतल लेंस में, उत्तल लेंस में होता क्या, बीच में देखिए मोटा होता है, यहाँ बीच में है ना ये मोटा है, जबकि किनारे में क्या होता है, पतला होता है।
जबकि यही चीज़ अवतल लेंस में क्या होता है, यह बीच से पतला होता है तथा किनारे पर मोटा होता है। यहाँ पर देखिए बीच में क्या पतला है, किनारे में ये मोटा है। आगे देखिए यहाँ पर दूसरा कारण क्या है, दूसरा अंतर क्या है, यहाँ पर देखिए इसमें किरणें संतृप्त होती है, यानी संतृप्त होती है कहने का मतलब है इसमें जो किरणें हैं वो एक जगह पर जमा होती है, ठीक है, इस प्रकार इस तरीके से संतृप्त होती है। इसमें किरणें अपसरित होती है, यानी इसमें किरणें क्या होता है, इस तरीके से फैलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न यहाँ पर देखिए, इसमें वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। जो उत्तल लेंस है इसमें अवास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि इसमें सिर्फ क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये था आपका उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। ये भी एग्जाम में पूछता ही है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिएगा और इसका एसआई मात्रक भी लिखना है। तो देखिए सिंपल यहाँ पर परिभाषा है, लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसे हम लोग कैपिटल डी से निरूपित करते हैं, या मतलब प्रति मीटर भी होता है, ठीक है, इसका मात्रक याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये अगर परिभाषा इसको देखा जाए, समझा जाए सिंपल भाषा में लेंस की क्षमता का, तो यानी जो लेंस की क्षमता होता है वो फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेंस की क्षमता को हम लोग पी से निरूपित करते हैं और पी बराबर क्या होता है, फोकस का व्युत्क्रम। फोकस का व्युत्क्रम कहने का मतलब है उल्टा, यानी 1/f, इसी को कहते हैं फोकस का व्युत्क्रम। सॉरी यहाँ पर फोकस नहीं होगा, फोकस दूरी होगा, ठीक है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम है। याद रखिएगा फोकस अलग चीज़ है, फोकस दूरी अलग चीज़ है, एक नहीं मानना ये दोनों को, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करें। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर क्या है, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। यानी एक डायोप्टर अगर हम किसी लेंस की क्षमता को कहेंगे तो वो क्या कहलाएगा कि उसकी फोकस दूरी 1 मीटर होगी, याद रखिएगा, ठीक है, तभी वो एक डायोप्टर आपका लेंस की क्षमता कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से डिटेल से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ जो भी नए व्यूवर इस चैनल में नए आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में आपको इसी तरह वीडियो मिलते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।